स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। गुड इवनिंग मैम। मोना, गुड आर यू इवनिंग। रेडी? मोना रेडी जी है? सर। जी हम्म। सर। मोना, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि इंटरव्यू बोर्ड को यह जानकारी हो जाए कि यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर CDPO एग्जाम। सर मेरी शिक्षा जो है वो बिहार से हुई। 10th मैंने सीबीएसई स्कूल से करा है। उसके बाद फिर मैंने 12th भी सीबीएसई से करा है, बिहार से ही। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यूपी मेरठ से किया है। उसके बाद से सर मेरा जो इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज के फील्ड में रहा है। और जो मेरी स्किल सेट्स है और जो मेरा इंटरेस्ट एरिया, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के थ्रू ये जो सीडीपी की पोस्ट है उस पर मैं अपना बेटर सर्व कर सकती हूँ। अच्छा अच्छा। आपको पता है कि एक CDPO के क्या क्या वर्क प्रोफाइल में आता है, क्या क्या कार्य होते हैं? जी सर। हाँ, कुछ बताइए। चीजें हैं जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीडीएस स्कीम। उसके बाद से मॉनिटरिंग ऑफ स्कीम, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चिल्ड्रन को और साथ में लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन को देते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद जो स्कीम की इवैल्यूएशन है वो, उसके इवैल्यूएशन के बाद जो रिपोर्ट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं एंड हायर अथॉरिटीज को भेजते हैं फॉर बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपने जैसा बताया था कि आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में है, तो जी ऐसा नहीं सर। लगता है कि जब आपकी पोस्टिंग एज ए CDPO होगी तो जी सर। आपको बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के अंदर में काम करना पड़ेगा? SDM होंगे, DM होंगे, ADM होंगे, या फिर ब्लॉक लेवल जी पर सर। BDO CO भी होते हैं, जहाँ हो सकता है कि आपको बहुत तरह के तनाव का सामना करना पड़ सकता है, दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो उन दबावों को कैसे आप मिटिगेट करेंगी? सर सबसे पहले तो जो सीडीपीओ का जॉब प्रोफाइल है, उसको मैं सिविल सर्विसेज से अलग नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड कर रहा है अपॉर्चुनिटी चिल्ड्रन और वुमेन के लिए काम करने का, जो कि ब्रॉडर सेंस में सिविल सर्विसेज भी हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी के लिए काम करने का। सर दूसरा प्रेशर। प्रेशर मिटिगेशन सर एक ऐसी चीज है जो हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में सीखते हैं, चाहे हम स्कूल कर रहे हो चाहे फिर हम जॉब में हो। और सीडीपीओ जैसी प्रोफाइल जो है वो हमें एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म देगा, जहाँ पे हम ब्लॉक लेवल से लेकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के ऑफिसर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेटर चीजें समझ में आएंगी। तो सर प्रेशर मिटिगेशन मुझे लगता है कि कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट से अपने आप ही हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड। एक चीज और बताइए कि क्या अभी आप कुछ ऐसा करती हैं जिससे किसी वोमेन का या चिल्ड्रन का कुछ वेलफेयर हो या उनका भलाई हो? ऐसा कुछ आपने काम किया है या करती हैं? सर स्पेसिफिकली मैं करती नहीं आई हूँ, बट कोविड के टाइम से मैंने कुछ चीज़ें शुरू की थी। जैसे अपने लेवल पे उस टाइम पे मैं दिल्ली में थी कोविड में, तो ये जो ऐप आया था संजीवन ऐप, तो उस टाइम पे मैंने कुछ लोगों की हेल्प की थी। उसमें एक चीज थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जीपीएस इनेबल करके अपनी लोकेशन एंड फोटोग्राफ भेजते हैं तो फिर वो पैसे आते थे। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं, इसमें विमेन भी होते हैं, उनको आता नहीं है स्मार्टफोन ऑपरेट करना या जीपीएस इनेबल करना, तो वहाँ पे मैंने हेल्प की थी। उसके बाद फिर कोविड में मैंने ये चीज देखी कि एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्विच हो गया। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्विच होने में अच्छी चीज तो ये थी कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उनकी एजुकेशन में ब्रेक नहीं आया। पर उसका एक कॉन्स ये था कि काफी सारे टीचर्स होते हैं, स्पेशली विमेन जो एम्प्लॉयड होती हैं, टीचर्स, वो जो एज ग्रुप उनकी बेसिकली 40-50 में होती है, वो इतनी फ्रीली यूज नहीं कर पाती है एंड्रॉयड फोन। तो उस समय पे मैंने कुछ टीचर्स को हेल्प की थी रिगार्डिंग गूगल फॉर्म बनाना या फिर जूम मीटिंग्स अरेंज करना। तो ये मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इसके बाद से सर मैंने एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है श्रेष्ठ सारथी नाम से, वहाँ पे मैं टीचिंग में कुछ लोगों की हेल्प करती हूँ, उसमें भी काफी लड़कियां एसोसिएटेड है। वो प्लेटफॉर्म बीपीएससी ग्रुप को सपोर्ट करता है एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए, वेरी गुड। एक चीज और बताइए कि आपने बीटेक किया है ECE से, है ना?
जी सर। तो आपने जो एक्सपीरियंस या जो नॉलेज गेन किया है बीटेक में, जी सर। क्या वो जी सीडीपीओ सर। में आपको कुछ एडवांटेज देने वाला होगा आपके लिए? मुझे लगता है बिल्कुल होगा सर। इंजीनियरिंग इसी में हो या किसी भी फील्ड में हो, वो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि कैसे हम साइंस को अपनी डेली लाइफ में यूज करें, ताकि जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है एट लार्ज उसको हम ओवरकम कर पाए। स्पेसिफिकली तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें दो तीन चीजें हैं जो मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी। पहले तो सर सीडीपीओ के जॉब प्रोफाइल में एक वर्क एरिया है कि आंगनवाड़ी सेंटर्स को मॉनिटर करना है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसमें हम डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन की तरफ जा सकते हैं यूजिंग ईसीई। उसके बाद से बायोमेट्रिक जो अटेंडेंस है, जो अभी हाल ही में डॉक्टर्स के ऊपर लगाया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो रेगुलरली बायोमेट्रिक अटेंडेंस देंगे। तो सेम हम आंगनवाड़ी सेविका के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी बार ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि जो आंगनवाड़ी सेविका है वो डेजिग्नेटेड स्थान पर सेंटर ना चलाकर अपने घर में या घर के आसपास चला रही है। तो इससे करप्शन भी कर्व होगा, डिसिप्लिन भी आएगा। और अच्छा, सर नेक्स्ट ये कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, आपने सोशोलॉजी ऑप्शनल रखा था इसमें, है ना? जी सर। अच्छा, सोशोलॉजी में आपने क्या क्या पढ़ा है? सोशोलॉजी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपने पढ़ा है तैयारी के दौरान? सर सबसे पहले तो सोशियोलॉजी को मैं एक ऐसा डिसिप्लिन समझती हूँ जो हमें एक वेंटेज पॉइंट देता है, जिससे कि हम सोसाइटी के जो भी कंपोनेंट्स है उनके बारे में थोड़ा बेटर जान सके, उनके पर्सपेक्टिव को भी जान सके। फॉर एग्जांपल वुमेन एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी सोसाइटी का, जिन पर कम स्कीम्स रही है या फिर उनके ऊपर कम मतलब विचार किया गया इन पास में, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन हमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव भी देता है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और कैसे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इकोनॉमी या एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, कैसे सोशल प्रोग्रेस को अफेक्ट करता है, ये भी पढ़ा है। उसके बाद सर इकोनॉमी पर ही जैसे मार्क्स को कॉन्सेप्ट पढ़ा है। फिर इमाइल डर्कहाइम की काफी सारी थ्योरीज है जो कि रिलीजन के ऊपर है, सोसाइटी के ऊपर है, जो कि एट लार्ज सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, तो इसके बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, आप सोसाइटी को ज़्यादा ब्रॉड मानती हैं या कल्चर को, या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं? समाज और संस्कृति दोनों एक ही हैं या अलग अलग है? सर मुझे लगता है कि ये दोनों इंटरवाइंड है। कोई भी जो सोसाइटी होती है वो अपने आप को सोशल ऑर्डर में एक निश्चित तरीके से चलने के लिए काफी सारी चीजें इन्फोर्स करती हैं, जिसमें कि लॉ है, और कल्चर भी उसी का पार्ट है। और जो सर कल्चर है वो ऐसा देखने में आया है थ्रू आउट वर्ल्ड की जो कल्चर चीज है वो सोसाइटी से सोसाइटी चेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल लिव इन रिलेशनशिप का जो कल्चर है वो इंडिया में उतना ज्यादा अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, बट वेस्टर्न सोसाइटीज जो है वहाँ पर ये इजीली एक्सेप्टेबल है, और उनको लीगल लॉज में भी काफी ज्यादा बेनिफिट मतलब मिल रहे हैं। तो कल्चर और सोसाइटी जो दोनों चीजें हैं उनको हम अलग अलग नहीं देख सकते, ये इंटरवाइन चलती है। चलिए, वेरी गुड। एक चीज़ और बताइए कि अभी खासकर हम लोग देखते हैं कि रिलीजन का काफ़ी इंटरफेरेंस दिखता है सोसाइटी में। तो रिलीजन जी सर। सोसाइटी का पार्ट है या रिलीजन सोसाइटी को कंट्रोल करता है? सोसाइटी रिलीजन का पार्ट है? सर ये दोनों ही चीजें हैं। रिलीजन सोसाइटी का पार्ट है और सोसाइटी भी रिलीजन का पार्ट है। फेथ यहाँ पे एक अलग चीज है, फेथ पर्सनल स्पेस में आता है, बट जो रिलीजन चीज होती है वो हम एज ए सोसाइटी एज ए कम्युनिटी फॉलो करते हैं। अच्छा अच्छा, क्या ये सोशल कंट्रोल भी है रिलीजन? जी सर, ये एक सोशल कंट्रोल। वेरी गुड, वेरी नाइस। फॉर हाँ, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। हाँ, शैलजा जी, क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैसे अभी आप आंगनवाड़ी की बात कर रही थी, तो आप मुझे जी। बता सकती कि आंगनवाड़ी का रोल क्या है चाइल्ड न्यूट्रिशन को प्रमोट करने में? जी मैम, आंगनवाड़ी को आईसीडीएस स्कीम के तहत ये जिम्मेदारी दी गई है आंगनवाड़ी सेंटर्स को कि वो जो बच्चे होते हैं 0 to 6 years, और जो प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स है उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे। साथ में उनको जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और कॉन्ट्रासेप्टिव की अवेलेबिलिटी है वो दी जाए।
फैमिली प्लानिंग में उनको सोल्यूशन और इंफॉर्मेशन दी जाती है। अभी देखा था कि रिसेंट में जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे रिपोर्ट आई है 5th, जी उसमें मैम। चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग में क्या रैंक रही है इंडिया की, मतलब किस तरह का रहा है परफॉर्मेंस इंडिया का, और को किस तरह से हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं। मैम सॉरी, मुझे एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है एनएफएचएस कोई 5 बात, आप का। डेटा छोड़ दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि कैसे इम्प्रूव और कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। जी मैम, एक तो जो सबसे बड़ा बॉटलनेक है, जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है आंगनवाड़ी सेंटर्स का, वो अचीव करने में कि ऑपरेशनल लैग है उनमें। सर मैम, दूसरी चीज ये है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में ही पिछड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो क्वालिटी ऑफ मील उनको प्रोवाइड करा जा रहा है वो सफिशिएंट कैलोरी उनको उनको नहीं पहुंचा पा रहा है। इसका हम्म। सोल्यूशन एक ये प्रपोज करा गया था कि हम उनको पैकेज फूड डिलीवर करें। बट मैम, मेरी समझ से एक सोल्यूशन इसका ये हो सकता है कि जो लोकल लेवल पे न्यूट्रिशनल फूड है जैसे कि मिलेट वगैरह, वो हम उनको हम्म। बेटर क्वांटिटी में प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो बिहार की लिटरेसी रेट है वो क्या है। मैम अगेन आई एम सॉरी, मुझे अभी डेटा याद, आई आप कैन मतलब एस्टिमेट अराउंड इट इज में, अराउंड 60 अप्रोक्स में। 65% ओके, और इंडिया का आई एम सॉरी अराउंड में मैम, आई अप्रोक्स में ही नीड बताइए। I'm sorry, ma'am. अप्रोक्स में I कुछ। need to look into that. Around ओके। 72%. ओके, ठीक है। मुझे ये बात बताइए कि आप ये मानती है कि कहीं ना कहीं बिहार की जो वुमेन लिटरेसी है वो आपके इंडिया की लिटरेसी से पीछे है। जी मैम। हम्म। तो क्या आपको पॉसिबल रीजन लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तो कई सारी स्कीम है प्रमोट करने की बिहार गवर्नमेंट की, फिर क्या कारण है कि मैम पीछे रह गई है। मैम, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो रिसेंट में कह सकते हैं कि लास्ट टू लास्ट जनरेशन में एक्टिवेट हुई लास्ट डिकेड, जो 10-15 ईयर्स में वो काफी इफेक्टिव रही है, जैसे कि पोशाक स्कीम और साइकिल स्कीम। साथ में जो हम्म। स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं लड़कियों को, महिलाओं को ऑन कंप्लीशन ऑफ देयर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। एक लाइफ साइकिल अप्रोच को देखते हुए, जब से एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है वहां से लेकर के अप टू मैरिज, तो गवर्नमेंट की स्कीम काफी रही है। इसका जो रिजल्ट है मैं आने वाले टाइम में दिखेगा। एनएफएचएस 5 का ही मैम एक डेटा है कि टीएफआर जो है बिहार के विमेन का, वो 3 पर आ चुका है। तो ये भी एजुकेशनल ग्राउंड पे जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो अपकमिंग एज के विमेन है इन 18 to 40 ईयर्स, उनके हम्म। अंदर जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ है उसका भी ये रिजल्ट है कि फैमिली प्लानिंग और टीएफआर में कंट्रोल हुआ है। ठीक है, मैं एक आपसे एक रिसेंट करंट से इशू पूछना चाहती हूँ वुमेन से रिलेटेड। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो हमारी फीमेल रेसलर्स है वो काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है, जी और मैम। जब भी देखा गया कि इस तरह से हाई लेवल पे प्रोटेस्ट होता है तो उनको सिविल सोसाइटी से, एनजीओ से और बहुत सारे और आपके ऑर्गेनाइजेशन है इनसे उनको वापस लैमलाइट मिलता है। क्या कारण है जी कि मैम। जो फीमेल प्रोटेस्ट जो कर रही हैं रेसलर्स, उनको इतना लैमलाइट नहीं मिल पा रहा है, जबकि तो सेक्सुअल हरासमेंट पर है। जी मैम, ये बहुत ही इस टाइम पे हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे जो फीमेल रेसलर्स है जो कि वेरी वेल एक्लेम्ड है, उनको ये ट्रॉमा फेस करना पड़ा है और उन्होंने काफी टाइम से वहाँ पे प्रोटेस्ट करा है। मैम, लाइमलाइट नहीं मिल पाने का एक दो रीजन ये है कि ये जो है प्रोटेस्ट जो है वो प्रेजेंटली सिटिंग एमपी के अगेंस्ट में है, हु बिलोंग्स टू रूलिंग पार्टी। तो एक तरीके का अनड्यू प्रेशर हम समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन पर ही था, और जिससे कि हमें आउटकम ये देखने को मिला कि आफ्टर सर्टेन प्रोटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो है वो एफआईआर दर्ज की गई। ये हम्म। काफी हद तक इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिक्स क्रिमिनल जो नेक्सस है, जिसको बार बार हाईलाइट करा गया है एडीआर की भी रिपोर्ट्स में, इसको भी हम एक कंपोनेंट फैक्टर मान सकते हैं। और मैम, दूसरा हम्म। रीजन एक ये है पब्लिक सपोर्ट उतना नहीं मिलने का कि मी टू मूवमेंट के बाद से पर्सनालिटीज जो बाहर आई हैं अपने ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस को लेकर, तो बहुत बार उनकी एलिगेशंस को इस नजरिए से नहीं देखा जाता है कि वो जेन्युइन है,
और मी टू के बाद काफी बार ऐसे देखा जाता है कि इट इज समथिंग विच इज पॉलिटिकली इंक्लाइंड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो इस वजह से थोड़ा सोसाइटी का सपोर्ट कम रहा है एनजीओ वगैरह का। ओके। आपकी हॉबी में जैसा देख सकती हूँ कि वॉचिंग मूवी एंड ओटीटी कंटेंट, तो आप किस टाइप जी की जी मूवी देखना पसंद करती हैं? मैम, मूवी तो मैं हॉलीवुड बॉलीवुड इवन साउथ की डब भी देखती हूँ। ओटीटी कंटेंट मैं प्रेफर करती हूँ मैम हिंदी मीडियम मोस्ट ऑफ द टाइम। नहीं, मेरा कहने का एनीथिंग मतलब कॉमेडी क्राइम, देखती हैं? अच्छा, क्राइम क्राइम बेस्ड। क्राइम पॉलिटिकल थ्रिलर और सस्पेंस। आपने रिसेंट एक मूवी आई है केल्डा स्टोरी, यस मैम। आपने देखी है? हाँ जी मैम, केरला इस स्टोरी थीम पे देखी। वो बनी है, लव जिहाद पर। जी आप इस मैम। पे अगर आपसे आपके ओपिनियन पूछे जाएं कि लव जिहाद है नहीं है, फेक है, प्रोपेगेंडा है, या इस टाइप की और मूवी बननी चाहिए, तो आपका क्या इस पे राय रहेगी? मैम सबसे पहले तो मूवी को लेकर के मुझे इन माई पर्सनल ओपिनियन एक दो चीजें जो है वो अलग सी लगी। जैसे मूवी में तीन जो गर्ल्स हैं उनके इंसिडेंट को दिखाया गया, बट हम्म। ऐसी काफी मतलब ऑब्जेक्शंस आई है कि इनको काफी ज्यादा आई वुड से कि इन एग्रीवेटेड फॉर्म में दिखाया गया, एक्सेगरेट करके दिखाया गया। बाद में फिर इसके स्टडीज के ऊपर बात आई और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया कि मूवी के डिस्क्लेमर में हम ये चीज लिखें और दर्शकों को बताएं कि ये जो मूवी है वो फैंटेसाइज फॉर्म है एक इंसिडेंट का, और ये जो नंबर है हम इसको कमिट नहीं करें जो 32,000 का डेटा था। सेकेंडली मैम, ओवर लव जिहाद, मुझे ऐसा लगता है इन पर्सनल ओपिनियन की लव जिहाद जैसा जो एंगल है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा है। अंडर आर्टिकल 21 वुमेन जो है वो फ्रीली अपना जो है लाइफ पार्टनर को चूज कर सकती हैं और यस। विद फुल कमिटमेंट, विद फुल सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट। एंड लव जिहाद के ऊपर गवर्नमेंट डेटा को लेकर के आए तो फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स ने ये डेटा डाला है, बोला है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा में कि हमारे पास लव जिहाद को लेकर के कोई भी क्रेडिटेबल डेटा नहीं है। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। आप मुझे ये बताइए, जो ओटीटी कंटेंट है उसमें कई बार एलिगेशन लगता है कि ये जैसे अल्कोहल है, सिगरेट है, या फिर अपने कैरेक्टर्स को इस तरह दिखाते हैं, उन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। और इस पे रेगुलेट करने की बातें की जा रही हैं। तो इसमें बात मुझे बताइए कि इसको किस तरह से रेगुलेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को? मैम इसको मेरी समझ से दो तरीके से दो स्टेजेस पे रेगुलेट कर सकते हैं। पहला तो जो है सेल्फ रेगुलेशन है जो मूवीज में भी हम्म। होता है और वो एनबीएफसी के द्वारा फिल्म सर्टिफाइड होती है, वैसे हम ओटीटी कंटेंट के लिए कर सकते हैं। मैम दूसरा स्टेज ये है कि जैसे मूवीज को हम अलग अलग एज ग्रुप के लिए डिवाइड करते हैं, वैसे ही डिस्क्लेमर के साथ हम ओटीटी कंटेंट को भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ओटीटी कंटेंट ऐसा है जो इजीली हम फोन पर, लैपटॉप पर, टीवी पर हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा चिल्ड्रन का डिस्क्रेशन मतलब ज्यादा हो जाता है, तो उसको देखना चाहिए कि हम एज एप्रोप्रिएट कंटेंट हरिमोहन जी, करें। हरिमोहन जी कुछ। जी जी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मोना, हम सर। देख रहे हैं कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है। जी सर। मोना, हम ये देख रहे हैं कि आप देखते हैं कि यूपीएससी में भी और कई सिविल सर्विसेज में अधिकांशतः टेक्निकल डिग्री के विद्यार्थी इस एरिया में आते हैं। मैं ये नहीं समझ पा जी रहा हूँ कि जब बच्चे टेक्निकल डिग्री लेते हैं, सरकार का रिसोर्स उस पर खर्च होता है, तो फिर वो टेक्निकल एरिया में कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते, इनोवेशन क्यों नहीं करते हैं, जो फिर सिविल सर्विस ज्वाइन करते हैं? सर मेरी समझ से सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो कि ऑल इनकम्पासिंग है। गवर्नमेंट को चाहिए एक ऐसा हॉलिस्टिक प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के जॉनर के लोग आए, अपने एक्सपीरियंसेस, अपना नॉलेज शेयर करें और सोसाइटी को कुछ फ्रूटफुल आउटकम दे। तो एक सिविल सर्विसेज इसलिए सभी ग्रेजुएट्स के लिए ओपन है, चाहे वो आर्ट्स ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट हो और टेक्निकल ग्रेजुएट्स हो, क्योंकि सिविल सर्विसेज बस आईएएस या आईपीएस तक के लिए नहीं है, उसमें काफी सारी अलग अलग सर्विसेज है। जैसे फॉरेन सर्विस है जो डिप्लोमेसी के लिए है, रेवेन्यू सर्विस है जो कॉमर्स के लिए है। तो मुझे मेरी समझ में ऐसा है कि ये जो फील्ड है वो सबको ही बहुत ज्यादा एनरिचिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने साथ साथ अपनी सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट कर सके।
तो बताइए, रिजर्वेशन विमेन को कहाँ तक इम्पावर किया है? स्पेसिफिकली बिहार, मुझे लगता है कि इसने बहुत ज्यादा एम्पावर किया है वुमेन को। जब से बिहार में पंचायत में रिजर्वेशन आई है और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन आई है, काफी ज्यादा वुमेन एम्प्लॉयज जो है वो एंटर कर रही है गवर्नमेंट एरिना में। साथ ही बिहार पुलिस का जो सेक्स रेशियो है वो पूरे बिहार में पूरे इंडिया में हाईएस्ट है अमंग वुमेन प्रोफेशनल्स। तो ये सर काफी एनरिचिंग है। सर जैसे कि लोकल गवर्नमेंट में विमेन को तो रिजर्वेशन मिल गया है, लेकिन मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स है, सांसद है या राज्य के विधानमंडल, वहां पर विमेन का रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर ये जो वुमेन का रिजर्वेशन का बिल है काफी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है हमारे पार्लियामेंट। अभी रिसेंटली में तिरुवनंतपुरम में डिक्लेरेशन भी आया जहाँ पे वुमेन जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो एमपी एमएलए और अलग अलग डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रही है एज ए पॉलिटिशियन, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा है। तो अभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिल जल्दी से पास हो जाए। नहीं आ रहा है सर, इसका रीजन है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजों से हिंडर्ड होता है, जैसे कि इकोनॉमी, मसल पावर, कास्ट पॉलिटिक्स। ऐसा सोसाइटी थोड़ी प्रेजुडाइज होती है वुमेन एम्प्लॉयज या वुमेन पॉलिटिशियंस को लेकर के कि ये शायद हमारा काम उतनी जल्दी ना कर पाए जितने कि मेन पॉलिटिशियंस कर पाए। तो इसलिए भी उनको इलेक्शन जीतने में भी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। मोना, आप मान के चलिए कि यदि संसद में और राज्यों के विधानमंडल में विमेन को रिजर्वेशन दे दिया जाता है तो भारत का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिदृश्य क्या होगा? सर अगर वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है तो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन हो जाता है, इवन जो अभी प्रेजेंटली है उसका 50% भी इंडिया में, तो हमारी जो जीडीपी है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाएगी। सर सेकेंडली पॉलिटिकल एरिना में अगर विमेन का पार्टिसिपेशन वाया रिजर्वेशन भी हम बढ़ा पाते तो ऐसे बहुत सारे बिल्स है, जैसे कि निर्भया कांड के बाद जो बिनाई जस्टिस बिल आया उसके लिए काफी प्रोटेस्ट करना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर विमेन पॉलिटिशियंस ज्यादा होंगी तो वो इन चीजों को लेकर थोड़ी ज्यादा सेंसिटिवाइज रहेंगी, इतने प्रोटेस्ट की शायद जरूरत ना पड़े। ठीक, बहुत अच्छा। जब भारत का वो G20 का प्रेसिडेंसी मिला है, तो जी भारत के सर। सामने क्या सब चैलेंजिंग है? सर ये जो चेंजिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड है, इस टाइम पे भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए भी और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स के लिए भी। सर सबसे पहले तो इकोनॉमी, आफ्टर कोविड जो हम बाउंस बैक कर रहे हैं बिल्ड बैक बेटर के थीम के साथ, और इंडिया को क्योंकि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के साथ साथ वर्ल्ड में अपना ग्लोबल वैल्यू चेन में जगह भी बनाना है। साथ में जो बहुत सारे आरसीपी जैसे प्रोग्राम्स ग्रुप्स जो इनिशिएट हो रहे हैं उसको देखते हुए अपना टैरिफ वगैरह को भी देखना है। तो ये G20 इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे भी एक अच्छा स्कोप है इंडिया को नेगोशिएट करने के लिए। कमिंग टू सर पॉलिटिक्स, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद और साथ में चाइना का बढ़ता अग्रेशन और इसको देखते हुए और साथ में यूएस चाइना का जो रिसेंट में ट्रेड वॉर वगैरह हुआ उसको देखते हुए भी इंडिया जो है बहुत ही अच्छा की रोल प्ले कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि इंडिया कैसे हर पार्टी के लिए न्यूट्रल है। इंडिया के जो नॉन अलाइंड की पॉलिसी है वो एक्टिवेट है और साथ में हाँ इंडिया जो मोना, है हाँ वो ठीक है, हो गया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। अच्छा, इसी में आपने क्या क्या पढ़ा है, एक दो क्वेश्चन उससे भी हो जाए। जैसे आपने जी रेसिस्टर, सर। कैपेसिटर, है ना, डायोड वगैरह का नाम सुनी होंगी। क्या है ये जी सब, इसका सर। क्या यूज है? सर कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। रजिस्टर जो होता है वो सर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक फ्यूज है, उसमें अगर हम रजिस्टर लगाते हैं और सडन हमारा हाई वोल्टेज आता है तो वो फ्यूज हमारा उड़ेगा नहीं ड्यू टू रजिस्टर। और सर डायोड इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर सर। अच्छा डायोड हमें स्टेप अप वोल्टेज स्टेप डाउन वोल्टेज ऑफर करता है। अच्छा अच्छा। देखिए और बताइए कि पहले हम लोग जी सर। कम्युनिकेशन में विथ वायर में लाते थे, वायर से कम्युनिकेशन होता था।
वायरलेस जी कम्युनिकेशन सर। कैसे संभव हुआ, क्या होता है इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन में? सर वायरलेस कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू संभव हो पाया है। हम्म, इसमें सर TIR की फेनोमेनन पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसमें और सर कौन? लाइट ट्रैवलिंग होती है। हम्म, और कुछ होता होगा? सर अभी मैं इतना ही रिकलेक्ट कर पा रही तो ठीक है, आप बताइए कि अगर आपका CDPO में सिलेक्शन होता है तो आपके कार्य की क्या प्राथमिकता होगी? आप दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में ज्यादा बेहतर कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी, सफलता प्राप्त करेंगी अपने जॉब में? सर मेरी पहली प्राथमिकता ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन की तरफ होगी, जिससे कि मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन दोनों ही इजी हो जाए पूरे डिपार्टमेंट के लिए। सर दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी चिल्ड्रेन या वुमेन में भी जो डिफरेंटली एबल्ड क्लास है, जो कि उतना इजीली सर्विस नहीं अवेल कर पाता है, वहां तक पहुंचा जाए। चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, तो आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। कैसा था? सर मुझे थोड़ा डेटा रटना पड़ेगा, वो डेटा मैं भूल जाती हूँ। बढ़िया है, अपीयरेंस सही है ना? डिसिप्लिन्ड हो, है ना? ये सब काफी अच्छा है, जवाब अच्छा दे रही हो। थोड़ा सा और पॉइंटेड होना है जब आपको जो है ना किसी भी क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट पे बोलना है, पहला दूसरा वन टू जी ऐसे सर। करके बात करना है, और जी डाटा सर। वगैरह को अच्छे से कर लेना है, ठीक है? जी। और सोशियोलॉजी को थोड़ा सा और बढ़िया से पढ़ लेना है, और जो सोशल इशू जो जैसे मैडम ने पूछा है, हरिमोहन जी ने पूछा है, सब है ना, तो जितना भी इशूज है अभी जो है उसको कर लेना। इंटरव्यू कब है? सर 7 जुलाई। अच्छा अच्छा, अभी समय भी है, अभी अच्छा समय है, जी सर। अच्छे से कर लेना है ना? ठीक है। और अगर जी कोई सर। कोई सा क्वेश्चन रहेगा तो कभी भी तो पिंकी से बात करोगे तो है ना, जो पूछना होगा तो बता दिया जाएगा, ठीक है? जी सर। जी सबको जरूरत पड़ेगी तो बात कर लेना उससे, ठीक है? ओके, जी ऑल द सर। बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। ठीक है हरिमोहन जी, शैलजा जी, ठीक ठीक। थैंक यू। यस सर। टाइम कम था, है ना? थैंक यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू।